अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन आज मैंने सोचा है कि आपसे शेयर करूं। येस्टरडे आई वाज सिटिंग विद अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन और उन दोस्तों में से कई ऐसे लोग शामिल थे जो पब्लिक फिगर्स हैं, जिनको आप टेलीविजन स्क्रीन्स पे देखते हैं, उनके काम से, उनकी क्रिएटिविटी से वाकिफ़ हैं। और हम बात करने लगे कि किस तरह हमारे लिए आपकी तारीफ़, आपका फीडबैक, आपके कमेंट्स हमारा लाइफ ब्लड होता है। हमें ऐसा लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसे देखा जा रहा है, सराहा जा रहा है, कुछ ना कुछ तो हम सही कर रहे हैं जो आपको पसंद आ रहा है। लेकिन फिर गुफ्तगू हमारी थोड़ी आगे बढ़ी तो हमने ये बात भी डिस्कस की कि कई दफ़ा बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। और नेगेटिव कमेंट्स सिर्फ ये नहीं कि हमें आपका काम पसंद नहीं है, तमीज़ और तहजीब के दायरे में नहीं, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा बदतमीज़, बहुत सारा गैर शाइस्ता गुफ्तगू भी हमें ऑनलाइन नज़र आती है। एंड वी रियलाइज कि हम सेलिब्रिटीज़ या पब्लिक फिगर्स इतना काम करने के बावजूद एक तरह से टारगेट किए जाते हैं, अटैक किए जाते हैं ऑनलाइन। और कहीं ना कहीं आप ये कहें कि ठीक है जी, पब्लिक फिगर्स हैं तो ये काम का आपके हिस्सा है। लाइक हम अगर किसी तकरीब में जाते हैं, बेशक हमारा फैमिली टाइम भी हो, इफ़ पीपल वांट टू कम टू अस और वो हमारे साथ तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, हम इसको बुरा नहीं मानते। हम अपने वक्त में से भी आपके लिए वक्त निकालते हैं बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी वर्क फॉर। वी वांट दैट रिकग्निशन और आपकी जो तारीफ़ है वो बहुत अहमियत रखती है। लेकिन जो हम नेगेटिव कमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये इतनी हद तक बढ़ती है कि इसको हम साइबर बुलिंग के ज़मरे में भी ला सकते हैं। वैसे मैं अक्सर इस बात पे कंप्लेन करती हूँ कि हमारे पास कुछ अल्फाज के अल्टरनेटिव्स उर्दू में मौजूद नहीं होते। बुलिंग को जब मैंने देखा ऑनलाइन जाके एंड वी ट्राई टू लुक फॉर एन अल्टरनेटिव, तो हमें समझ आया कि जी इसको बाकायदा उर्दू में गुंडागर्दी कहा जाता है। यानी आप ये सोचिए कि आपके सामने एक ऐसी ज़बान या ऐसी अटैक आपके सामने आ रहा है जो कि अनवारंटेड है। मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी का नाम या काम नहीं पसंद तो आप ये कह के निकल जाइए या उसको ना देखिए। टुडे द मीडिया और ये तमाम टूल्स आपको ये पावर ऑफ चॉइस भी देते हैं कि जो चीज़ आपको पसंद है ऑन डिमांड वो देखिए, जो चीज़ पसंद नहीं है उसको ना देखिए। लेकिन बाकायदा वहाँ पे जाके किसी को हरास करना, बुरा भला कहना, उसको ये कहना कि भाई तुम्हारे एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, थिक स्किन होने के बावजूद भी हमारे भी दिल और दिमाग पे असर करता है। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू यही होगा कि साइबर बुलिंग नॉट जस्ट फॉर पब्लिक फिगर्स, लेकिन साथ साथ अगर हम देखें कि हम सब कनेक्टेड हैं, हमें अपने ख्यालात के लिए या अपने काम के तवस्सुत से जो प्रेशराइज किया जाता है, यानी आपने अगर कोई बात कही है उससे जिन लोगों को इख्तिलाफ है वो किसी भी लेवल पे जाके आप पे अटैक कर सकते हैं, आपको बुरा भला कह सकते हैं। ये साइबर बुलिंग के ज़मरे में आता है। इसका बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन लोगों के जहनों पर, उनकी इमोशनल स्टेट पे पड़ता है। यहाँ तक कि अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे किस्से भी आपके सामने आए हैं कि इसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि पाकिस्तान में ही कुछ मॉडल्स ने और कुछ सेलिब्रिटीज़ ने इसका नेगेटिव इम्पैक्ट लेते हुए देयर वाज वन सुसाइड दैट वाज आल्सो कमिटेड। तो जाने अनजाने आपके कीबोर्ड पे टाइप किए हुए कुछ अल्फाज किसी की ज़िंदगी भी ले सकती है। इसमें हम बात करेंगे मज़ीद अपने शो में। और इसके अलावा जिस तरह के हमेशा हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि रेजोल्यूशन मेंटोर भी हमारे साथ होगा, उनसे जानेंगे हम लीडरशिप क्वालिटीज़ के हवाले से और ये भी कि पाकिस्तान कॉर्पोरेट सर्कल्स आने वाले 5 सालों के लिए क्या सोच रहा है। ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज शो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और हमेशा की तरह रेजोल्यूशन मेंटोर टाइम। अगर आपका रेजोल्यूशन है कि आप अपने करियर्स में, अपने प्रोफेशंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, यकीनन बहुत सारे यंग ग्रेजुएट्स भी और यंग प्रोफेशनल्स ये सोचते हैं कि वो क्या गुर होने चाहिए जिसकी वजह से आप कॉर्पोरेट लैडर में, कॉर्पोरेट करियर्स में आगे बढ़ते रहते हैं। CEO बनने के लिए, क्योंकि कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप देखें तो वहाँ पे टैलेंट बहुत होता है। दे आर बिग टीम्स दैट आर बीइंग लेड, फिर इंटरनेशनल टीम्स कनेक्टेड होती हैं, यानी कोई हेडक्वार्टर्ड है US में, कोई UK में, कहीं यूरोप में। तो क्या वजह है कि जब रिमोटली आपकी टीम्स को मॉनिटर किया जाता है और कुछ लोगों में वो लीडरशिप गुर नजर आते हैं जिनको फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इस सीढ़ी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं और फिर वो फाइनली CEOs बन जाते हैं। सो कैन यू रियली टेल किसी भी टीम को देखते हुए कि कौन वो शख्स है जिसके अंदर वो सलाहियत मौजूद है कि इस टीम को वो लीड कर पाएगा? आज हमारी गुफ्तगू इसी हवाले से है। बहुत सारे लोगों ने इस दफ़ा अपना रेजोल्यूशन ये रखा होगा कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने प्रोफेशनल करियर्स को ये साल यानी साल 2019 उनका करियर को डेडिकेट करने का और प्रोफेशनली आगे एक्सेल करने का साल होगा। तो हमने सोचा कि आज इसी हवाले से बात करें एंड वी हैव नन अदर देन अ रेजोल्यूशन मेंटोर जो बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं पाकिस्तान के कॉर्पोरेट
कॉर्पोरेट सर्कल्स में भी, एंड ही फाउंडेड समथिंग जो कि एक बड़ा ही यूनिक आइडिया था मैनी ईयर्स अगो। मैनेजर टुडे के नाम से उन्होंने पहले जी एक मैगजीन लॉन्च किया, फिर उसके बाद उनको ख्याल आया कि पाकिस्तान के CEOs को बाकायदा उनका इंटरव्यू लेके, बाकायदा उनकी पर्सनालिटी, उनकी लीडरशिप स्किल्स पे कोई किताब हमारे पास आज सच डॉक्यूमेंटेड मौजूद नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के बिजनेस स्कूल्स में अगर आप जाते हैं और बच्चों से पूछें कि आपका आइडियल कौन है, तो वो आपको इंटरनेशनल CEOs के नाम बताते हैं। लोकल स्टोरीज, लोकल सक्सेस स्टोरीज उनको पता ही नहीं है। फिर इसी चीज़ से ब्रांच आउट करते हुए उन्होंने CEO क्लब बनाया, ट्रेनिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, थॉट लीडरशिप में बहुत बड़ा नाम है। मैनेजर टुडे कंबाइन करता है इस पूरी कॉर्पोरेट फ्रेटर्निटी को। आज हमारे साथ मौजूद है इजाज नासिर। अस्सलाम वालेकुम इजाज। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई नो कि आपका जो रेगुलर एनुअल इवेंट होता है, दैट इज व्हाट इज ब्रॉट यू टू कराची। सबसे पहले तो ये बताइएगा 17 तारीख को जो आपका ये, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन एज वेल। इनविटेशन पे आपने इसमें जो थीम लिखी हुई है कि अगले 5 साल में पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे शेप अप हो रहा है, कॉर्पोरेट सर्कल्स क्या सोचते हैं, तो हु आर यू एक्सपेक्टिंग, आपके स्टार स्पीकर्स कौन है इसमें? जी पहले तो सिद्रा आपका बहुत शुक्रिया फॉर, आई एम बिग फैन ऑफ यू और बड़े सालों से दोस्ती है। इसमें जो स्पीकिंग जो लाइन अप है वो कम से कम 25 के करीब टॉप CEOs हैं, जिसमें आपके हमारे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं हमारे जनरल जुबैर भी आ रहे हैं। इसके अंदर अपना बैंकों के प्रेसिडेंट्स हैं, जैसे सिराजुद्दीन अजीज़ हैं हबीब बैंक मेट्रो से, इरफान सिद्दीकी मैज़ान बैंक से, मुनीर कमाल साहब हैं जो असद उमर के भाई हैं, प्रीवियस गवर्नर जुबैर हैं। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट अली ताबा हैं जो कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन है। तो इस लॉन्ग लिस्ट ऑफ द CEOs। अगर वी डाइव इनटू आवर टॉपिक बिकॉज वहाँ पर वक्त कम होगा, मुझे बताइएगा कि आम तासुर ये दिया जाता है कि इस वक्त मईशत के हवाले से कॉर्पोरेट लीडर्स, बिजनेस हाउसेस काफ़ी परेशान हैं। जब आप इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड यू आर पुटिंग योर इवेंट टुगेदर, क्या ये जो इस वक्त हम सिक्लिकल लो से गुजर रहे हैं, या फॉरेन एक्सचेंज अगर हम डॉलर की कीमत देखें वो बढ़ती चली जा रही है, रुपए की कदर गिर रही है, क्या बिजनेस सर्कल्स वाकई परेशान है? एक बात क्लियर कर दूँ, थोड़ा सा ऑफ कोर्स ये आया है, डिप आया है और ये पार्ट होता है, ये ज़िगज़ैग बम्पी रोड आता है। लेकिन एक क्लैरिटी के साथ बात बताऊँ मैं, क्योंकि इस चैनल पे बैठा हूँ, लेकिन विद पॉजिटिव फीडबैक के हवाले से 2 पाकिस्तान है, एक सुबह का पाकिस्तान है और एक शाम का पाकिस्तान है। सुबह का पाकिस्तान आज भी जाएं कोरंगी साइड पाकिस्तान के लाहौर सुंदर स्टेट में, आज भी हज़ारों मजदूर अपने ऑफिस में काम करने फैक्ट्रियों में गए होंगे, बच्चे स्कूलों में गए होंगे, ठीक है। ये सुबह का वी बिल्ड दिस कंट्री और बहुत खूबसूरत और रेजिलिएंट पाकिस्तान है, और हर तकलीफ को, बल्कि जितने कट लगते हैं डायमंड ज़्यादा खूबसूरत होता है। शाम का पाकिस्तान 7 बजे बैठता है, रात 12 बजे तक कवाली करता है। इतनी डिस्पोडेंसी, इतना डिप्रेशन क्रिएट करते हैं कि एज अ नेशन, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, पूरा पाकिस्तान डिप्रेशन में, और डिप्रेशन में जब बंदा चला जाता है ना कौम में, तो फिर हर चीज़ ही नेगेटिव लगती है। जिस तरह कहा जाता है कि इकोनॉमी इज 80% परसेप्शन एंड 20% रियलिटी, तो परसेप्शन अगर पॉजिटिव होगा तो आप चीज़ों को एक मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं। नाउ लेट्स कम टू आवर रेजोल्यूशन। इजाज, यू हैव इंटरैक्टेड एंड इंटरव्यूड ओवर 700 CEOs इन पाकिस्तान, 700 से ज़्यादा CEOs के साथ बाकायदा एक ऐसी नशिस्त जिसमें उन्होंने 1-on-1 आपसे गुफ्तगू की। तो आपसे ये बड़ा रेलेवेंट सवाल बनता है कि नंबर 1, एक CEO बनने के लिए क्या 3 टॉप क्वालिटीज़ या खुसूसियत चाहिए होती है? सिद्रा, अगेन ये आपने मेरे दिल की बात की। पहली बात तो कि मैं इंटरव्यूज़ नहीं करता, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ कि उनके साइको एनालिसिस होता है, उनका माइंड की जो सबकॉन्शियस में क्या चल रहा होता है। तो आपने जो क्वालिटीज़ पूछी, तो मज़े की आपको बता दूं कि पूरी जो बुक है टॉप 100 CEOs ऑफ पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 मुल्कों में जाती है। तो इसके 3 डायमेंशंस हैं जिसके अंदर लीडरशिप को हमने स्टडी किया है एज अ रिसर्च। इट इज़ नॉट सिंपली कंपाइलेशन ऑफ इंटरव्यूज, इट इज़ बेसिकली रिसर्च, जिसमें 12 ट्रेड्स ऑफ लीडरशिप हैं जो हार्वर्ड ने 50 साल में रिसर्च करके बताए, वो लिखे। उसके बाद हमने लोकल मॉडल ऑफ लीडरशिप जो पाकिस्तान के अपने जो ही इतनी मार खा के जो CEO बनते हैं 12 घंटे 32 और फिर भी काम करें, और तीसरा मॉडल ऑफ लीडरशिप है जिसके अंदर हमने होली कुरान को रखा है, जिसमें 12 आयतें हैं लीडरशिप के ऊपर, वो मैंने रखी हैं इस किताब के अंदर। और लास्ट है जो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, प्रैक्टिस एंड प्रीच्ड। ये जो लीडरशिप, यानी ये सिर्फ थ्योरेटिकली बात नहीं की जाती बल्कि उसको अमलन करके दिखाया गया है। 4 डायमेंशंस है जी लीडरशिप के, और उसमें जो अब चारों को अगर मैं इकट्ठा करूं तो 4 क्वालिटीज़ बनती हैं। सबसे पहली क्वालिटी पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि अगेन इतनी बम्पी रोड है, इतने मुश्किल हालात में जो लोग परसिस्टेंट होते हैं, जिनके अंदर इस्तकामत होती है, मुस्तकिल मिजाजी की बहुत ज़रूरत है, गिव अप नहीं करते। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि CEO एक दिन बड़ा पॉजिटिव है, दूसरे दिन वो जब बैलेंस शीट आए या फाइनेंशियल्स को देखे अपने मुल्क की या अपने अपनी कंपनी की, तो वो बेचारा हिम्मत हार जाए। यानी इस्तकामत बहुत ज़रूरी है। कहते हैं इस्तकामत में करामत है, बिल्कुल मैजिक है। हाँ।
और दूसरा ट्रेट मैंने देखा आउट ऑफ डजन्स ऑफ एबिलिटीज़ में, सेकंड आया कि जिनकी जो सेल्फ स्टीम हाई होती है, हाँ। जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हाई होती है, वो अपनी जो होते हैं ना, वो किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में नहीं आते, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं होते, वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटीज में नहीं आते, वो किसी चीज़ के पीछे नहीं रहे होते। यानी कई दफा अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हो कि जी फलाना मुझे मेरे रीजन ने या मेरे हेड ऑफिस ने एक गोल दे दिया है, बस मुझे अंधाधुन उसके पीछे भागना है, सो दैट इज वेयर यू आर एक्चुअली लूजिंग। आपकी अपनी इंटेग्रिटी, हाई वैल्यू अगर आप पर्सन है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से और प्रोफेशनल एक्सेलेंस से रोक नहीं सकती। एंड लास्ट थर्ड क्वालिटी, और बेसिकली बड़ी 7 हैं, लेकिन मैंने आपको आज के हवाले से 3 बताई हैं। थर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आती है कि आपका फेथ का लेवल क्या है, यकीन का लेवल क्या है। उसके ऊपर मैं एक जुमला बोल दूंगा कि अगर दस्तक दूं दस्ते यकीन से, दर तो क्या दीवार भी खुल जाए कहीं से। हमें मालूम है कहीं मौजूद है दुनिया, हम वहम भी करते हैं तो करते हैं यकीन से। वाह, जिसके अंदर यकीन आ जाता है ना जी, उसके पास रिसोर्सेज की इशू नहीं होता, रिसोर्सफुलनेस का इशू होता है, और जो यकीन है वो रिसोर्सफुलनेस है। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो 3 क्वालिटीज़ हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सकती हैं। आपने जब इतना इनर व्यूज़ और एक साइको एनालिसिस सीईओज का किया, देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में हर शख्स की कोशिश होती है कि वो अपने सीईओ से बड़े अच्छे रवाबित रखे, उससे क्लोज हो जाए, उसको इम्प्रेस करे। तो जो कहते हैं ना लोग कि फ्लैटरी या बहुत ज़्यादा चापलूसी करना, सीईओ समझ तो जाता होगा, इतना एक हाई वैल्यू इंटेलिजेंट बीइंग है कि ये शख्स इसमें शायद इतना दमखम नहीं है, ये सिर्फ मुझे मक्खन लगा रहा है। तो ऐसे में सीईओज कैसे रिएक्ट करते हैं? आपने क्या देखा है कि आमतौर पे वो पसंद करते हैं बहुत ज्यादा तारीफ करने वाले लोगों को, या अब दुनिया बहुत बदल गई है? नहीं, दुनिया बदल गई है। आज का जो कल्चर है वो परफॉर्मेंस कल्चर है, बिल्कुल, और वो वाला कल्चर नहीं है कि जिसके रिलेशनशिप अच्छा है, सीईओ के करीब है, या कोई खातून है वो अपनी वुमनहुड को एक्सचेंज कराती है। तो ये चीज़ें गुजर गई हैं। वी आर नाउ इक्वल जेंडर्स। हमने अपनी परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस भी चीज जो बेस है वो कॉम्पिटेंस है। अब जो उस बंदे के पास फ्लैटरी होती है उसका कॉम्पिटेंस लेवल लो होता है। लेकिन इजाज़, यू आर आल्सो अ साइकोलॉजिस्ट, कि फेवरेटिज्म या किसी को ज्यादा पसंद करना, क्या ये हर दफा परफॉर्मेंस बेस्ड होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर आप प्रोफेशनल्स को देखें जब वो एक तरह से वसवसों में घिर जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी काम पे बड़ी पॉलिटिक्स है और मुझे पॉलिटिक्स का निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, मैं खुद इतने सरकारी 17-18 साल नौकरी की है और बड़े सिविल सर्विस में रहा हूँ। मैं 18 साल मैं स्टेट बैंक में उनका हेड ऑफ ट्रेनिंग रहा हूँ, तो बड़ी जिंदगी के बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे। लेकिन एक चीज़ है, जो बंदा बेहतर होता है ना, जिस वो बंदा वो खाली बुक स्मार्ट नहीं होता, वो स्ट्रीट स्मार्ट भी होता है। हाँ। जो रियल मायनों में जिसको पता होता है। और मैं अक्सर कहता हूँ 3 तरह के लोग स्मार्ट होते हैं, ये बुक वाइज होते हैं, या स्ट्रीट वाइज होते हैं, बाकी अदरवाइज होते हैं। अदरवाइज होते हैं, ये बड़ा अच्छा है, बाकी सारे अदरवाइज होते हैं। लेकिन इजाज़, मुझे यानी आपने टॉप टिप्स तो दे दी। बहुत सारे इस वक्त लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, या तो दे आर इन द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग, स्विचिंग जॉब्स, एक जॉब से दूसरी में जा रहे हैं, या फिर किसी बात से, अपने काम की परफॉर्मेंस से डांट पड़ी है, प्रमोशन नहीं हुई, इवैल्यूएशन नहीं हुई, बड़े दिल बर्दाश्त हैं। वो लोग, वो प्रोफेशनल्स जो इस वक्त टूटे दिल के साथ हमारा ये शो देख रहे हैं, आप उनको क्या मशवरा देना चाहिए? मैं एक बात, बड़ी प्यारा सवाल है, ये मेरा रोज का सवाल है, FAQ है। मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, सीईओज की कोचिंग करता हूँ। मैं एक चीज़ देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार जॉब और करियर में क्या फ़र्क है। लोग जॉब ढूंढ रहे हैं ना, तो लोग कहते हैं, मैंने कहा जी जॉब जो होता है ना वो माइंडसेट है 9 to 5 जी। करियर है जो माइंडसेट है ना, करियर की तलाश, जॉब ना तलाश करो, बल्कि लोग कहते हैं करियर तलाश करो। मैं कहता हूँ करियर भी तलाश ना करो, ये थर्ड स्टेज है, मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पर्पस तलाश करो, वो है मिशन स्टेटमेंट। हाँ। क्योंकि हम है मिसगाइडेड मिसाइल एज ए नेशन। मिसाइल है लेकिन मिसगाइडेड मिसाइल है। टैलेंट सुन के ना कान पके हैं। ये बड़ी टैलेंटेड नेशन है, लेकिन टैलेंट अगर मिसगाइडेड होगा तो नुकसान करेगा, बिल्कुल, वो बल्कि इवल जीनियस बनेंगे जब उनके पास पर्पस नहीं होगा। और पर्पस असल में हुआ क्या मसला, हमारे पास विजन खत्म हो गया टेलीविजन जब से आ गया, और मिशन खत्म हो गया टेलीविजन में बैठ के इजाज़ कह रहे हैं जब से टेलीविजन आया है विजन खत्म हो गया। टेलीविजन है और मिशन खत्म हो गया जब से कमीशन आया। बिल्कुल सही है। तो और फिर उसके बाद जो एक कमीशन बैठता है जो इन्वेस्टिगेट करता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो कमेटी होती है। मैं आपको यहाँ एक जुमला बोल दूंगी कि आपने जो सवाल किया था कि मिशन स्टेटमेंट को तलाश करो, एक किताब है इन सर्च ऑफ मीनिंग। ये हैंडी विक्टर फ्रेंक्योल की किताब है, जिसने पत्तों में किताब लिखी थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में। उसने ना एक लोगोथेरेपी इजाद की थी, जिसके अंदर उसने लाखों करोड़ों उस वक्त डिप्रेशन के लोगों का इलाज किया था। हाँ। आज भी वो किताब हर बंदे को पढ़नी चाहिए कि अपनी जिंदगी का पर्पस कैसे डिस्कवर करना है। जब वो डिस्कवर हो जाएगा ना तो फिर 9 to 5 या 5 to 9 का इशू नहीं रहेगा, और फिर डिप्रेशन का भी इशू नहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप उस स्टेट ऑफ माइंड से निकल आएंगे। आप जब पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से सोचेंगे, अल्लाह ताला ने कहोगे एनर्जी का इशू है हमारे अंदर, जैसे सबसे बड़ा क्राइसिस ना बिजली पानी गैस नहीं है, हाँ। लैक ऑफ एनर्जी है।
लैक ऑफ एनर्जी। और बहुत बहुत शुक्रिया एजाज, एक आपके साथ सेशन इंशाल्लाह आगे भी रखेंगे जिसमें ये बात करेंगे कि आप जो ये इतना ब्लॉक्ड और स्टक लाइफ में फील कर रहे हैं वो एनर्जी को कैसे रिलीज की जाए। आई थिंक कि बहुत सारी चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये गुफ्तगू होती है। बट वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द 17th। और फिर उसके बाद मुझे पता चला है कि आपकी बुक लॉन्च के सिलसिले में, इसकी क्योंकि इंटरनेशनल रिलीज होती है, इंटरनेशनल लॉन्च होती है, आप दुबई भी जा रहे हैं, लंदन भी जा रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरीज को दूसरों तक पहुंचाएं और जो लोग CEO लेवल पे नहीं भी हैं इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो दिस बुक इज आल्सो अवेलेबल, इस पे हम बात करेंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। बिफोर क्लोजिंग, आपने अभी रेजोल्यूशन की बात की थी ना, जब स्टार्ट किया था तो रेजोल्यूशन में हमारे पे काफ़ी प्रोग्राम देखे हैं और जो आपके जो नीट 2019 के ऊपर एक फार्मूला देता चला जाऊँ, वो है BBC। हाँ। याद रहेगा आपको BBC का नाम सुना। okay. वो क्या है? ये गोल सेटिंग टू गोल गेटिंग मेरा प्रोग्राम है, मैं सेशन कराता हूँ बच्चों को। वो होता है BBC। मैं कहता हूँ यार सारा कुछ भूल जाओ। हाँ। ये जो रेजोल्यूशन के ऊपर सिर्फ ये BBC नहीं बोलना। हाँ। B का मतलब होता है बर्निंग डिजायर। जब तक डिजायर हब की होती है, विशफुल थिंकिंग सारे होते हैं, लेकिन वो जो बर्निंग डिजायर होती है ना, जिस वैली जो होती है, आग होती है, फायर, वो जब तक नहीं होगी आप गोल नहीं। द फर्स्ट B इज फॉर बर्निंग डिजायर, सेकंड होता है बिलीफ और C होता है कॉम्पिटेंस। वंडरफुल। सो बर्निंग डिजायर, बिलीफ एंड कॉम्पिटेंस, ये फॉर्मूला है जी। इस फॉर्मूले को फॉलो करें और खुश रहें। ये बाबा जी की बूटी है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ मौजूद होने का। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। और ख्वाबों को हकीकत बनाना हम सब की ख्वाहिश है, लेकिन इसी प्लेटफॉर्म के जरिए किसी की ख्वाहिश वाकई अमली तौर पर सच हो गई, और वो कैसे हुआ ये आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि ख्वाबों को हकीकत हम सब बनाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभार अल्लाह ताला आप पे खुसूसी करम करता है और आप वसीला बन जाते हैं कुछ ख्वाबों को हकीकत बनाने का। मैं बहुत ही ज़्यादा इस वक्त हम्बल्ड फील कर रही हूँ, मैं और मेरी पूरी टीम, कि हमने अल्लाह ताला ने बस हमें एक ऐसी जगह पहुँचा दिया कि हमारे थ्रू एक काम हो गया। ना हमने ये सोचा था, ना ये हमारे गुमान में था। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मिलो पाकिस्तान में हमने आपकी मुलाकात किससे करवाई थी पिछले महीने, और ये ख्वाबों की हकीकत का क्या सिलसिला है। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। कराची का एक ऐसा बाहिम्मत नौजवान जिसने माजूरी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया। जी हाँ, ये है तलहा अली, जिनका एक हाथ नहीं मगर हुनर उसका दूसरा हाथ बन गया है। माजूर है मगर हक हलाल की रोजी कमा रहा है, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा है। ये सबक लेना चाहिए इंसान को कि देखें, अगर कोई माजूर है मुझे मगर मेहनत करके वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। इन्होंने अपनी माजूरी को पीछे छोड़ते हुए जज्बा दिखाते हुए काम किया है, और इसमें तो मैं कहता हूँ हुकूमत हो या कोई भी हो, उसको जो है ना इनका ख्याल करना चाहिए। आला तालीम याफ्ता नौजवान तलहा सोलर पैनल और गाड़ी की बैटरी से सोल्जर बाजार में फोटोस्टेट मशीन चला रहा है। ये एक इंजीनियर भी हैं, IT के भी स्टूडेंट हैं। जो इनकी काबिलियत है, इनकी मेरिट पे इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि नौकरी दे। तलहा अपने घर का वाहिद कफील है और बाइज्जत तरीके से रोजगार कमा रहा है। माजूर आदमी है लेकिन काम कर रहा है, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा। इससे बहुत ये सबक मिलता है कि खुद अपनी हलाल रोजी कमाए। इनको देख के बड़ा दिल खुश होता है और हमें हौसला मिलता है। तलहा मुआशरे के हर फर्द के लिए मिसाल है कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी मुश्किल आड़े नहीं आ सकती। जहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि डिसेबल्ड लोगों के लिए 3% का कोटा, उन्होंने आपके सामने कहा कि जी 200-250 जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, हर जगह से मना ही हुआ, हर दरवाजा बंद ही मिला, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और अपना कारोबार शुरू करने की ठानी। मैं तलहा के लिए आपके प्लेटफॉर्म से एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता हूँ। इसकी सुजुकी भी खराब है और ये कारोबार मतलब करना भी चाहता है, एक्सपैंड करना चाहता है, तो मैं इसके जो है ना 50,000 पे बैतुल माल की तरफ से ले रहा हूँ ताकि अपनी सुजुकी को मुरम्मत करा के चला सके, ताकि अपने आप अपने पैरों पर आप खड़ा सके। बट कीपिंग इन माइंड ये इतनी
बड़ी इशू नहीं जो मैं कर रहा हूँ। असल इशू ये है कि मैं आज खुद जो है ना, मैं आपसे कह रहा था कि मैं लाइफ आप एहसास नहीं कर सकते इस वक्त जो खुशी मैं तलहा की आंखों में देख रही हूँ, जो कि आंसुओं की शक्ल में हमारे सामने, बस आपको अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाया है उनके लिए। मैं चाहता हूँ कि इसी सुजुकी ये चले, क्योंकि इसकी सुजुकी चलती का नाम गाड़ी और चलने के लिए हौसला चाहिए होता है। ऑन थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, चलती का नाम गाड़ी, और ये सफ़र, ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। आज हमारे साथ तलहा भी मौजूद हैं और इसी प्रोग्राम में हमारे पास आए थे वकार के वालिद साहब भी हैं मेरे पास पैनल में, एंड ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटिंग बैतुल माल इन कराची हमारे साथ अमजद हुसैन साहब भी मौजूद हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि ओन अब्बासी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। यू आर द चेयरमैन ऑफ बैतुल माल। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम ओन, थैंक यू वेरी मच कि आपने जो वादा किया उसको निभाया भी। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं एंड वी वांट टू जो अमानत आपने अनाउंस की थी वो सबके सामने आपके तवस्सुल से हम इन तक पहुँचाना चाहते हैं। नंबर वन, जो हमारी गुफ्तगू जहाँ पे कल लास्ट टाइम रुकी थी, ऑन कोई डेवलपमेंट, कोई जिस तरह आप भी काम कर रहे हैं, एडवोकेसी, मेकिंग श्योर कि पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़, पीपल हु आर स्पेशली डिफरेंटली एबल्ड, उनके लिए कुछ किया जा सके, उसमें कोई रद्दोबदल आया है, कोई कानून साजी, कोई ऐसी अनाउंसमेंट जो आपकी नज़र से गुजरी हो? कुछ चीजें ऐसी होती है सोसाइटी में जो बहुत बड़ी नहीं होती और छोटी लोगों में इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल, ये उनमें से एक ऐसा इम्पैक्ट है जो बैतुल माल ने किया, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कि तलहा और जो दूसरे भाई हैं उनको एक इम्पैक्ट आ सका। और व्हाट वी विल ट्राई टू डू कि पिछले 1-1.5 माह जब से आपके प्रोग्राम में आए थे, उसके बाद हमने इसके ऊपर जो काम शुरू किया वो है कि लोगों को जो इसके ऊपर इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया कि जो लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके राइट्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपनी सोसाइटी में लोगों को पावर कराना था, तो पाकिस्तान बैतुल माल ने एक इंफॉर्मेशन के हवाले से काम शुरू कर दिया, अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया कि ट्रांसपोर्ट इज अ मेजर इशू, जहाँ पे इनको जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं जिनके लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है वो बहुत थोड़ी, उसके लिए हमने इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया। बिल्डिंग में एक्सेस के हवाले से काम शुरू कर दिया हमने कि लोगों को बताया जाए कि बिल्डिंग में एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप उनकी मोबिलिटी को बेहतर बना सकते हैं, पहले तो जिस तरह हमेशा हम कहते हैं ना, हमारी ख्वाहिश होती है कि राइट टाइम राइट प्लेस पे आप मौजूद हों, पहले वो मोबिलिटी, वो एक्सेस अगर दे दें, फिर टैलेंट अपना रास्ता खुद बना लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया ऑन। और यहाँ पे अमजद साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तलहा, जो वादा किया था वो चीज़ आप तक पहुँच रही है। आई होप कि दिस विल मेक योर लाइफ ईजियर। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, लेकिन आप इस मौके पे कुछ कहना चाहेंगे? इस मौके पे अपनी फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाँ, मैं इतना खुश हूँ कि जैसे कैसे कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। आई रिमेंबर कि जिस तरह आपकी आंखों में एक चमक थी और आज भी मैं वही खुशी आपकी आंखों में देख रही हूँ। भाई अल्लाह ताला आपके लिए और आसानियाँ पैदा करे। ये हमारा एक बहुत ही हकीर सा, बहुत ही एक स्मॉल जेस्चर है, बट इफ़ इट कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ, तो मुझे लगता है कि इस जगह पे बैठने का, इस प्लेटफॉर्म पे होने का हक अदा हो जाता है। बिलाल भाई, आप क्या कहेंगे? वकार के लिए हमारा एक छोटा सा तोहफा है, हम उम्मीद करते हैं कि उसकी ज़िंदगी में भी आसानी आए, आप लोगों के लिए भी बेहतरी आए। कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर आपका और आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने हमें जो है लियारी के इलाके से मदऊ किया यहाँ पे। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारा वसीला बने। और मैं ओन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान बैतुल माल ने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है, खासकर मैं हॉस्पिटल में जब एडमिट था तो मेरा गोले का मसला था, इन लोगों ने बहुत मेरी हेल्प की। 1.5 लाख रुपए का मुझे चेक दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। खासकर अमजद भाई हैं, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। अल्लाह इन सबको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिलाल भाई मौजूद हैं, तलहा मौजूद हैं। अमजद, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो इनकी अमानत है वो इन तक पहुंचाई जाए और फिर अल्लाह ताला आप लोगों को और इस तरह के वसाइल दे, आपको और लोगों के लिए वसीला बनाए। क्योंकि देखें, हम यही कहते हैं कि आप एक बहुत ही महदूद वक्त के लिए इस दुनिया में आए हैं। हमें नहीं पता कि हमारी हमारे तवस्सुल से किसकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए, वसीला हम उसके लिए बन जाए। कोशिश यही है कि ये काम हम खुश उसलूबी से कर सकें। तो अमजद भाई, सबसे पहले तो अगर इनके चेक्स और इनकी अमानत इनके हवाले की जाए। ये भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
बहुत शुक्रिया आपका, और ऑन आपका भी, मेरे दोनों पार्टिसिपेंट्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करना चाहती है, और हमें यही हमारी दुआ भी है, यही हमारी कोशिश भी है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों, वो अपने ख्वाबों पर यकीन रखें और अपने ख्वाबों की तरफ बढ़ते रहें। इसी के साथ लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे विद द टॉप स्टोरीज और एक और मिलो पाकिस्तान के सेगमेंट में आज आपकी मुलाकात किस हाई अचीवर से करा रहे हैं, आप देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्पोर्ट्स का मज़ा ही अलग है, लेकिन जब भी मैं ये बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ देखती हूँ मुझे एहसास होता है कि वहाँ पे ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी। शहरी ज़िंदगी से तो उसका कोई भी मेरे ख्याल में आप मुआवजा नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसाइल जो हमारे माशरती मसाइल हैं उनका हल तलाश करना इनोवेटिव तरीके से बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे मिलो पाकिस्तान में एक ऐसे ही नौजवान से सारे बच्चों को आज भी देखते हैं कि उनको हेलीकॉप्टर्स या ड्रोन मिसाइल जिसको वो रिमोट कंट्रोल से चला सकें उसमें इंटरेस्ट होता है, लेकिन ना सिर्फ इनको इसमें इंटरेस्ट था बल्कि इन्होंने खुद इसको तख्लीक भी किया, बहुत सारे मॉडल्स बनाए हैं, अब इसी में तालीम भी हासिल कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद। अहमद, क्या हाल चाल है आपके? I'm fine, good. बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये आपका जो अनआर्म्ड एरियल व्हीकल है वो हमारे सामने है, इसी की वजह से आज हमने आपको बुलाया है। मुझे बताएं कि इसमें सक्सेस रेशो क्या होता है? बहुत सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट करते हैं, स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन मॉडल बन भी जाता है, बेचारा उड़ता नहीं है, उसमें क्या गलती हो जाती है? इसके लिए बेसिकली आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज सारी होनी चाहिए, सही, जिसपे आप मतलब स्टेप बाय स्टेप उस पर मतलब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें। सही। जिनकी थ्योरेटिकल नॉलेज कम होती है तो वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अच्छा, इसकी कुछ फीचर्स मुझे बताओ, ये कितनी बुलंदी तक जा सकता है, क्या इसकी रेंज है, यानी यहाँ से बैठे हुए अगर तुम इसको रिमोट कंट्रोल से मैनेज करते हो तो ये कितनी दूर तक इसको तुम कंट्रोल कर पाते हो? इसकी जो रेंज है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू सिस्टम्स यू हैव यूज्ड। ठीक है। तो जो मेरे पास सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर ये 3 किलोमीटर की रेंज है इसकी। 3 किलोमीटर इन रेडियस। ठीक है। एंड हाइट कितनी पे जा सकता है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दैट वे, वंडरफुल। अच्छा, आपको बताते चलें कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि इस तरह के जो हमारे जहनों में आता है कि जी प्रॉबेबली ये स्पाईवेयर होता है। आपने अक्सर खबरों में ये देखा होगा कि जी सरहद पार से कोई ड्रोन आ रहा था, उसको मार गिराया गया, लेकिन इन ड्रोन्स के बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा 2005 में पाकिस्तान में बदतरीन ज़लज़ला आया, बहुत सारे लोग इफ़ेक्ट हुए, या फिर जब फ्लडिंग होती है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो कई इलाकों का जो राब्ता है वो कट जाता है, वहाँ पर आप इनके ज़रिए रेस्क्यू एड पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा कल हम एक खुसूसी शो आपके लिए कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की आबादी या पॉपुलेशन से रिलेटेड मामला आते हैं। वहाँ पे भी यही बात देखने में आई कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है हेल्थ केयर का, एक्सेस नहीं है नॉलेज का, तो उन दूर दराज इलाकों और कस्बों में भी इसी तरह के अनआर्म्ड एरियल व्हीकल से आप इमदाद पहुँचा सकते हैं। अगर खुदा न खासा कहीं पर आप देख रहे हैं मैल न्यूट्रिशन का मामला है, जैसे थर में आपने देखा कि वहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों को वबाई अमराज हो जाते हैं या उन पर ग़िज़ाई किल्लत बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह के अनआर्म्ड व्हीकल्स को इस्तेमाल करते हुए वहाँ तक चीज़ें पहुँचाई जा सकती हैं। लेकिन मुझे ये बताओ अहमद के अब तक अभी किसी ने राब्ता किया है? अगर इसको हम बहुत कम लागत में तुमने बनाया, 30,000 में ये बन जाता है, अगर इसको मैस प्रोड्यूस करके इस तरह के किसी मसले का हल निकालना चाहें तो क्या तुम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे? जी बिल्कुल, मैं तो इस चीज़ का वेट करूँगा कि गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करे और हम इसको मास प्रोडक्शन करें और फिर इसकी एप्लीकेशंस जो हैं उनको हम लोग अपने मुल्क में भी इस्तेमाल करें। सही। पूरी दुनिया में ये यूज़ हो रहा है, लाइक अमेज़न के पास इसकी डिलीवरी पैकेजेस के लिए भी ये यूज़ हो रहा है। सही सही। और वही कि बहुत अगर मुश्किल गुजार रास्ता है जहाँ पे बहुत महंगा पड़ जाता है कि जी अगर आप हेलीकॉप्टर से जाए या कोई ट्रेन से जाए या बाकायदा फिजिकली सफ़र करें, ये आपके लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता है ऐसे तमाम चीज़ों में। सी इनोवेशन कैन रियली हेल्प यू आउट। अहमद, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू हैव यंग पीपल लाइक यू जो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि होम ग्रोन नॉलेज, अभी 2 मिनट पहले यही बात हो रही थी कि हमारा यूथ और उनका जो टैलेंट है वो मिसगाइडेड मिसाइल नहीं होना चाहिए, उसको गाइड कीजिए, उसको एक हदफ दे दीजिए तो बहुत ज़रखेज़ है ये मिट्टी। मुझे ये बताओ अहमद, वैसे और तुम्हारे क्या क्या इंटरेस्ट हैं एरोनॉटिकल एक्सपेरिमेंट्स के अलावा? जो पैशन है मेरा वो तो सारा एविएशन के अंदर ही है, तो बचपन से ही इसी में लगा रहा, मतलब स्कूल लाइफ से मैंने जहाज बनाना शुरू कर दिए थे। अच्छा, मुझे बताओ कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं एविएशन में इंटरेस्ट का मतलब है कि बस आप पायलट बन जाएं, तो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट फील्ड। ये तुमने कैसे सोचा, या कभी पहले इंटरेस्ट था पायलट बनने का?
बचपन में था पायलट बनने का इंटरेस्ट, लेकिन फिर उसमें जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली कोई चीज़ नहीं होती। लाइक आप एक ड्राइवर ही हो जो पायलट उड़ा रहा होता है जहाज को, इसके अंदर जो है तो उसकी एक्चुअल टेक्निकलिटीज में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि जहाज उड़ता कैसे है, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या आ सकती है। एंड दिस इज़ अ होल फील्ड ऑल टुगेदर, यानी ये सिर्फ एक खिलौना नहीं है, सिर्फ ये एक जासूसी तैयारा नहीं है, इसके बहुत सारे और एप्लीकेशन हैं। तुम्हारा फेवरेट एप्लीकेशन क्या है? यानी अगर आपसे कहा जाए कि यू नो मेक देम इन अ नंबर, तो वो किस काम के लिए इस्तेमाल हो जो तुम समझते हो कि ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है सिद्रा, अगर ये हम किसी तरह कर सकें? इसके लिए हमारे मुल्क में जिस तरह के हालात हैं ट्रैफिक के, इसके तो इसके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जो हमारे मुल्क में इसकी हो सकती है वो ये कि हम एड्स पहुंचा सकें, जैसे किसी भी ज़लज़ले की सूरत में या किसी में भी कि लोग बहुत सारे बेचारे मर जाते हैं, तो लाइक ट्रैफिक यहाँ पे जैम्स बहुत होते हैं। अनदर वे रेस्क्यू एंड रिलीफ, यानी जिस वक्त आपको बर वक्त मदद की ज़रूरत होती है तो आपके पास ये अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स आपका बहुत काम साथ दे सकते हैं। यानी आप सोचें कि कोई ऐसी जान बचाने वाली सिचुएशन है जिसमें फौरी तौर पे अगर आपके पास अद्वियात या सपोर्ट ना पहुँचे तो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठें, उसमें यानी बड़ी फ्लीट्स को, लोगों को मोबिलाइज करने से पहले आप ये कर सकते हैं। इवन वहाँ को मॉनिटर करने के लिए इसमें कैमरा भी नस्ब कर सकते हैं कि वहाँ की सिचुएशन को मॉनिटर किया जाए कि उधर किन चीज़ की ज़रूरत है ताकि उसको भी मोबिलाइज करके पहुँचा दिया जाए। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट यू नो एप्लीकेशन, इसका बहुत सारे इस्तेमाल हैं और यकीनन अहमद जैसे नौजवान इंतज़ार में हैं कि कोई कॉन्सनट्रेटेड एफर्ट हो और उनके इस टैलेंट को इस्तेमाल किया जाए। अब लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जिस तरह के हमने कहा कि साइबर बुलिंग एक बहुत ही रियल इशू है और इस पे बात करना ज़रूरी है। इसको ना सिर्फ हम देखते हैं कि पब्लिक फिगर्स, चाहे हमारे एक्टर, सिंगर, सियासतदान, जो भी शख्स लाइमलाइट में है उसको इसका सामना करना पड़ता है, बल्कि साथ ही साथ हमारे यंगस्टर्स, क्योंकि उनकी बहुत बड़ा ज़िंदगी का अब जो हिस्सा है वो वर्चुअल है, वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन हरासमेंट एंड बुलिंग उनके साथ भी होती है। इसके क्या नफ्सियाती और माशरती असरात पड़ रहे हैं हमारी सोसाइटी पे, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, अ वेरी क्रिटिकल, अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट जिसका आप और मैं तकरीबन रोज़ाना ही एक तरह से फेस करते हैं। अगर आप पब्लिक फिगर हैं या किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं तो आप शायद ज़्यादा करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम महकमों की बात करें तो अगर कोई पानी के महकमे से किसी का ताल्लुक़ है या कराची इलेक्ट्रिक से किसी का ताल्लुक़ है या सुई सदन गैस से, तो आप एक देखेंगे कि भरमार लोगों का जो एक रद्द अमल आता है जो काफ़ी हद तक हम जस्टिफाई करते हैं कि जी लोग गुस्से में हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे अल्फाज, हमारे एक्शंस ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल बीच सेंटर में जाके लैंड करते हैं गुंडागर्दी के। देयर इज़ नो अदर वर्ड इन उर्दू फॉर बुलिंग, जिसकी आज मैं बात करना चाह रही हूँ। और स्पेसिफिकली जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आई वांटेड टू टेक अप साइबर बुलिंग। ऑनलाइन हम में से हर कोई हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है। अगर आपके जो राय है वो बहुत पॉपुलर राय से ज़रा से भी मुख्तलिफ है तो हो सकता है आपको ऐसी तनकीद का निशाना बनाया जाए जो कि एक फुल ब्लोन अटैक होती है। इसके अलावा कई दफ़ा आपकी काम की अगर पजीराई नहीं है, ये हमने बहुत सारे सेलेब्स के केसेस में देखा, सिंगर्स के केसेस में देखा, इवन सियासतदानों के केस में देखा कि अगर आपका काम लोगों को पसंद नहीं आया तो वो ज़ातियात पे भी उतर के आप पे तनकीद करते हैं बग़ैर ये सोचे समझे कि आपकी नफ्सियात पे, आपकी ज़िंदगी पे, आपकी माशरती पोजीशन पे इसकी क्या इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। हमने इसी को अपनी करेंसी बना लिया है। कल परसों जब हम बात कर रहे थे पॉलिटिक्स ऑफ एंटरटेनमेंट की, लोगों ने कहा कि जी अब तो ड्रामों में, मूवीज़ में कास्टिंग भी इसी बेसिस पे होती है कि फ़लाने सेलिब्रिटी का या मॉडल का या पब्लिक फिगर का सोशल मीडिया फॉलोइंग कितनी है। तो ये फॉलोइंग जी दो धारी तलवार है, कभी यह आपके हक में जाती है, आपको सर पे भी बिठाती है, आपको चांद की सूरज की तरह आपकी पूजा भी होती है, और कभी यहाँ तक भी बात पहुँच जाती है कि आपके पैरों तले, आपके कदमों तले ज़मीन खींच ली जाए। अब इसमें हम एक म्याना रवी का रास्ता कैसे निकालें, आज इस पे हम बात करेंगे। साइबर बुलिंग को कैसे रोक सकते हैं। आज हमारे कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माय वेरी डियर फ्रेंड कोमल मलिक। इनसे हमने पहले भी मुलाकात की एज अ रेजोल्यूशन मेंटर, लेकिन आपको इनके बारे में बताते चले कि शी रन्स अ होन एक सोशल मीडिया फोरम भी, इनका अपना ग्रुप है फेसबुक पे जिसको जब ये मॉनिटर कर रही होती,
मॉडरेट कर रही होती हैं, तो दिस इज़ अ वेरी रियल प्रॉब्लम फॉर हर. मोर इम्पॉर्टेंटली शी इज़ ऑल्सो अ कंटेंट क्रिएटर, अ कंट्रीब्यूटर टू द फूशिया मैगजीन. थैंक यू सो मच कोमल फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सिद्रा फॉर हैविंग मी. आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर ताहिरा, बिकॉज ये जो आज का हमारा मौजू है डायरेक्टली आपकी नफ्सियात से, आपकी जहनी स्टेट ऑफ माइंड से जुड़ा हुआ है, तो हम ज़रूर इसमें एक साइकोलॉजिकल पहलू को भी लेना चाहेंगे. क्या वजह है कि हम इतने बदलिहाज और बदतमीज़ हो गए हैं? जो बातें हम अब शायद अपनी ज़बान से अदा करते हुए 5 दफ़ा सोचें, उसको लिखने में हम कोई आर महसूस नहीं करते. हम इस पर बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस. और ऑफ कोर्स क्योंकि डिजिटल राइट्स की बात हो रही है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्सन हु इज़ नॉट ओनली अ लॉयर, बल्कि आपके डिजिटल राइट्स की, यानी अगर आपको हरासमेंट और तनकीद और इस तरह दीवार से लगाने वाला अटैक आप फेस कर रहे हैं, तो उसमें आपके क्या राइट्स है, पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, इंटरनेशनली ये जो इवॉल्विंग कानून है इसमें किस हद तक आपके पास आपके राइट्स को डिफेंड करने की सलाहियत मौजूद है, इस पर बात करेंगे. जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त निगत दाद भी हमारे साथ हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद स्टूडियो से. थैंक यू सो मच निगत फॉर बीइंग हियर विद अस एज वेल. जी गुफ्तगू अगर हम आगे बढ़ाते हैं, निगत आप ही से शुरुआत करना चाहूँगी. बड़ी इस पर डिबेट होती है, आप भी इसमें बहुत सारे लोगों को गाइड करती हैं. अगर किसी को इस तरह की साइबर बुलिंग का, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, अनमेरिटेड किस्म का अटैक है जिसमें बहुत ही बदलिहाज बातें की जा रही हैं, तो एक शख्स, एक कॉमन इंसान क्या कर सकता है उसको रिपोर्ट करने के लिए, अपने आप को उस अटैक से सेव करने के लिए? इसके 2-3 तरीके हैं. एक तो ये कि अब हम लोगों ने एक ये जो ट्रेंड आपने ख़ुद बताया कि एक चल पड़ा है कि कोई बात करता है और अगर वो थोड़ा सा भी अनपॉपुलर ओपिनियन हो तो लोग जो हैं वो एकदम से उसको ट्रोलिंग करना शुरू हो जाते हैं, उस पर अटैक करना शुरू हो जाते हैं. समटाइम्स वो ट्रोलिंग जो है वो नफ़रत अंगेज़ मवाद और समटाइम थ्रेट्स की भी सूरत इख्तियार कर जाता है जी. तो उसमें एक तो ये कि आप कम्युनिटी गाइडलाइंस या जो रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, ट्विटर है, फेसबुक है, इनके अपने रिपोर्टिंग मैकेनिज़म्स हैं. एक तो ये कि अपने आप को अवेयर करना कि आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, आप किस तरीके से उस रिपोर्ट को फॉलो अप कर सकते हैं, आप लोगों को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, कैसे म्यूट कर सकते हैं. और अगर अगर आपको महसूस होता है कि इसको हमने इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करनी है क्योंकि ये माशरे के लिए ठीक नहीं है या ये हद से गुजर गई है, हरकत कर रहा है ऑनलाइन, तो हाँ, तो हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में बना था, ये मौजूद है. और इसमें ये तमाम बातें, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर हरासमेंट, ब्लैकमेलिंग, थ्रेट्स, हेट स्पीच, साइबर टेररिज्म, ये तमाम उसमें शिकें मौजूद हैं. तो जो लोग कानूनी चाराजोई करना चाहते हैं वो एक इदारा, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसका साइबर क्राइम विंग इससे डील करता है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो यूज़र्स हैं वो अपने आप को आगाह रखें कि क्या क्या उनके पास मैकेनिज़म्स मौजूद हैं और वो किस तरीके से इससे नबर्द आज़मा हो सकते हैं. बिल्कुल. थैंक यू निगत फॉर पॉइंटिंग ऑल दीज आउट टू अस. कोमल आपको भी शामिल करना चाहूँगी. ये तो देखिए एक थ्योरेटिकल बात है, हमें अपने हुकूक की आगाही होनी चाहिए, लेकिन अक्सर आप देखें कि वी हैव अ वे ऑफ ब्लेमिंग द विक्टिम. अक्सर जब ऐसा ही कोई तनकीद किसी पे आ रही होती है, मिसाल के तौर पर आपने हमेशा बात की पब्लिक फिगर्स या सेलिब्रिटीज़ की, इट इज़ अ गिवन कि अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो अगर आप पे तनकीद आ रही है तो आधे लोग तो कंधे उचका के कहते हैं कि जी यू आस्क्ड फॉर इट, दिस इज़ योर लाइफ, आपने साइन अप किया था, अब अगर लोग तनकीद कर रहे हैं तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस इशू? आई रियली फील दैट अगर आप सेलिब्रिटी हैं या आप एक आम इंसान हैं, फीलिंग्स तो आपकी हैं, बिल्कुल ठीक है, तो किसी का आप दिल दुखाना, दिल उनका भी है, हम सबका है. एंड सिद्रा, यू योरसेल्फ आप मॉर्निंग शो करती हैं, आई एम श्योर कि आप भी जब सोशल मीडिया पे पोस्ट करती होंगी, मुझे लगता है कि मुआशरे में लोगों की आदत बन गई है, दे फीड ऑफ दिस कि आप ऐसे कपड़े पहने, आप ऐसे चलें. एंड अगर आपने सेलिब्रिटीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वो किसी तरह से ड्रेसअप हुए हुए हैं तो इस तरह से हेट आता है. एंड कभी कभार रिलीजन को भी बीच में घसीट लिया जाता है. मेरा सिर्फ एक सवाल होता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, नॉट ओनली दैट, आप ये देखें कि जिस तरह के अल्फाज
आप इस्तेमाल करते हैं तनकीद करते हुए, वो भी कोई अच्छी यानी वो कोई लिहाज की तहजीब की बात तो है नहीं। अगर आप किसी को, हमारा तो दीन भी हमें ये कहता है कि किसी की अगर तनकीद करनी है तो छुपे अल्फाज में 1 on 1 करें, तारीफ़ करनी है तो सबके सामने करें, लेकिन हम ये तमाम बातें तो भूल जाते हैं। तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहबा कि अभी जैसे बात की जा रही थी, निगत ने कहा कि जी आपके पास ब्लॉक करने का भी ऑप्शन है, म्यूट करने का भी ऑप्शन है, लेकिन अपने दिमाग से इन चीज़ों को ब्लॉक और म्यूट कैसे करें? एग्जैक्टली जब भी आप कोई भी इस तरह का कमेंट अगर आप देखते हैं, अगर आप न्यूट्रली अपने ऊपर भी लगाते हैं, तो वो जो एंजाइटी एक दफ़ा प्रोवोक होती है, वो जो एक परेशानी का आलम आता है, वो ब्लॉक करने के बाद भी जाता नहीं है। अच्छा, यूजुअली इस तरह के केसेस में आप देखेंगे कि लोगों का फर्स्ट स्टेप ब्लॉक करना नहीं होता, मोस्टली ऐसा होता है कि वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, पहले डिफेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, फिर वो चीज़ इतनी लंबी खिंच जाती है कि उसका उनके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आता है, एनर्जी ज़्यादा ड्रेन होती है, उसके बाद वो इस स्टेप पे आते हैं कि ठीक है सामने वाले को म्यूट कर दें या ब्लॉक कर दें। अच्छा, वो ऑप्शन भी वहाँ पे है जहाँ पे लोगों का जनरल इंटरेक्शन है। अगर आप सेलिब्रिटीज़ को या आप ऐसे लोगों को रेफर कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस की भी बात कर रहे हैं, एक्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, वो इतने लोगों को ब्लॉक नहीं कर सकते। अगर वो पब्लिक पोस्ट है तो आप उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं लगा सकते ना कि 3000 लोग देखें या 4000 लोग देखें। तो वो जो मुस्तकिल एक हरेसमेंट फील होती है उनको, उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट हैं। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इसको इमोशनल हैरेसमेंट में लाते हैं। सही, आप लॉ की बात करें बट साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो इसको इमोशनल हैरेसमेंट में लाते हैं, और इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में स्पेसिफिकली अभी 2018 की रिसर्च है, अर्ली 2018 की, जिसमें उन्होंने बताया कि जो कॉमन डिसऑर्डर आते हैं इसकी वजह से उसमें एंजाइटी है और डिप्रेशन है। राइट। अच्छा, डिप्रेशन लीड्स टू सुसाइडल आइडिएशन, और उसके बाद जो सुसाइडल रेट है वो भी आपका इस चीज़ से। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे जैसे हमारा सारा डिस्कोर्स, निगत और कोमल आप लोगों को भी इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, कि जैसे जैसे हमारा सारा डिस्कोर्स डिजिटल मीडियम्स की तरफ जा रहा है, हम एक तरह से एडिक्टेड भी होते जा रहे हैं। यानी हमारे पास कोई बैठ के, अगर मिसाल के तौर पे मेरी एक पोस्ट पे 3000 लाइक्स आती है, मैं बैठ के कभी 3000 लाइक्स गिनती नहीं हूँ, लेकिन वो नंबर मेरे लिए एक ऑफ वैल्यू बन गया कि भाई 3000 लोगों ने मेरी इस बात को पसंद किया है। तो हमने खुद भी तो अपनी haven't we handed over our power to social media? हम वैलिडेशन सीख करते हैं, ठीक है। बात सारी ये होती है कि दूसरी चीज़ ये भी है सिद्रा कि सोशल मीडिया पे आपको जो नज़र आता है ना, मोस्टली वो हकीकत नहीं है। जैसे ताहिरा ने अभी बोला कि जो इसका इम्पैक्ट होता है, मेंटल इम्पैक्ट जो होता है, एक एग्जांपल अनम तनोली, दैट गर्ल कमिटेड सुसाइड क्योंकि उसको साइबर बुलिंग, यंग प्रिटी गर्ल, स्टार्ट ऑफ हर करियर, आपने कह के चौके यानी जुमलेबाजी कर करके कि भाई तुम्हारी तस्वीर अच्छी नहीं है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, हो सकता है उसका इतना इम्पैक्ट लिया कि रियल लाइफ में भी कंदील बलोच, सॉरी आई एम ब्रिंगिंग अप अ कंट्रोवर्शियल वो चीज़, बट कंदील का भी मैं जितना हेट कंदील को मिला, बट उसने जो है बिकॉज शी वाज इन कंट्रोल, उसको अपनी ज़िंदगी अपने टर्म पे गुजारनी थी, ठीक है। सब इतनी थिक स्किन नहीं होते, वो ब्रेव थी, सब नहीं होते। आप कीबोर्ड वॉरियर बन के इस तरह की बातें बोलते हैं, मर जाओ, जिंदा क्यों हो तुम जहन्नम में वो करोगे। अब नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द पर्सन हु इज राइटिंग ऑल दिस। तायरा, अगर उस पर थोड़ी सी हम वजाहत करें कि ना, अगर मैं खुदा न खासा मुझे कोमल पे गुस्सा आए और मैं बहुत बुरी बुरी बातें कर रही हूँ, लेकिन एक लम्हे के लिए मेरे अंदर एक रडार होगा कि एक लिमिट के बाद आई विल नॉट कोई ऐसी बात मैं नहीं करूँगी जिससे मुझे सामने नजर आएगा कि कोमल रो पड़े या कोमल ब्रेक डाउन कर जाए। ये जो हमारा सेंसर होता है, ये कीबोर्ड में या ऑनलाइन तो होता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं कि आपका कहा हुआ लफ्ज अगले पे क्या इम्पैक्ट करेगा और कौन। तो इसमें यह है कि जब हम इंटरनेट की बात करते हैं या हम टाइपिंग की बात करें, स्पेसिफिकली 1-to-1 कन्वर्सेशन में हम कंपैरेटिवली सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि हम रिएक्शन को देख सकते हैं। आप यूजुअली जो लोग सेंसिटिव है अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी, उनके भी अगर आप कमेंट्स देख रहे होते हैं, उनको अगर आप कीबोर्ड पे देखते हैं तो वो काफी इनसेंसिटिव साउंड करते हैं। अब इसमें दो बातें, एक तो ये कि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं डीप डाउन एग्रेशन है, और हमारी सोसाइटी में एक अग्रेसिव आदमी की एक्सेप्टेंस नहीं है, तो हम उसको दबा के अपने आप को बड़ा पोलाइट पोर्ट्रे करते हैं, कंपोज रहते हैं। सो कीबोर्ड पे मुझे ये परमिशन मिल जाती है कि मैं जितना मेरे अंदर एग्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, जो नेगेटिव एनर्जीज है, मैं उनको कहीं पे प्रोजेक्ट कर सकती हूं। यानी मेरा अंदर का गुबार और असलियत निकल के सामने आ रही होती है। दूसरा ये है कि चूंकि मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मुझे उनके जो बिहेवियर है या उनके ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, तो मेरे लिए उसको नजरअंदाज करना या अवॉइड करना आसान है। दूसरा जो आप बात कर रहे थे कि फैन फॉलोइंग कितनी है, हमारे यहाँ सेल्फ स्टीम इश्यूज इतने ज़्यादा
कभी भी नहीं थे जो ये लास्ट 5 years में हुआ है। ओके, राइट। और उसकी रीजन क्या है? सोशल मीडिया। एंड वी कंपेयर। निकत, इस पे आपके पास कभी कोई सेलिब्रिटीज या पब्लिक फिगर्स आए? क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले साल में हम देखते हैं 3000 अकाउंट्स को ट्विटर पे रिपोर्ट किया, उनसे या तो कुछ अकाउंट्स को बंद करने की रिक्वेस्ट की और कईयों के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी कि ये माशरे में नफरत अंगेजी फैला रहे हैं। सवाल मेरा यहाँ पे पैदा होता है कि क्या किसी सेलिब्रिटी, किसी पब्लिक फिगर ने आपको कभी अप्रोच किया ये कह के कि जी आई कैन नॉट हैंडल दिस साइबर बुलिंग, मेरे पे जिस किस्म का अटैक आ रहा है मुझे प्लीज लीगली एंड अदरवाइज हेल्प करें कि मैं इससे निपट सकूं? जी सिद्रा, हमारी जो कॉन्फिडेंशियल साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन है जो हमने 2016 में शुरू की थी, उस पर हमें बहुत सी सेलिब्रिटीज़, बहुत से पब्लिक फिगर्स, इवन पॉलिटिशियंस जो हैं, और हम हमेशा ख़वातीन जो हैं वो हमें उन्होंने राब्ता किया है कि अच्छा इस चीज़ से मैं कैसे डील करूं, या मुझे अगर कानूनी चाराजोई करनी है तो कैसे। लेकिन एक ये भी पहलू हमेशा सामने आया, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल हेल्पलाइन है तो वो डायरेक्टली लॉ इन्फोर्समेंट को रीच आउट नहीं करना चाहते थे, तो उनका सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट होती थी कि आप इसको किसी तरीके से हल कर दें जिसमें ये बात पब्लिक डोमेन में ना आए। तो ये भी सेलिब्रिटीज़ का ये भी एक है कि वो ये नहीं चाहते कि वो कोई कंट्रोवर्शियल एक इशू बन जाए उनके लिए, तो हम लोगों को रीच आउट किया। एंड समटाइम्स सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं करी, लेकिन अभी जब हम लोग सुसाइडल एटीट्यूड की बात कर रहे थे तो हमने कुछ सेलिब्रिटीज़ का जिक्र किया, कंदील का जिक्र किया, अनम का जिक्र किया, और किस तरह डिजिटल मीडिया पे नफरत अंगेज़ मवाद ने जो है वो उनके जो भी उनके साथ हुआ उसमें किरदार अदा किया। लेकिन बहुत सी ऐसी बच्चियां हमें रीच आउट करती हैं, यंग लड़कियां जो कि उस स्टेज पे होती हैं जिसमें वो कहती हैं या तो आप मेरी मदद कर दें या फिर मैं खुदकशी करने लगी हूँ। उनके पास कोई तीसरा ऑप्शन होता ही नहीं है, वो किसी से सपोर्ट जो है वो नहीं ले पाती, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अगर बात करेंगी, चाहे वो फैमिली हो चाहे इर्द गिर्द के लोग हों, तो उन्हें ही उन्हीं पे इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। तो ये एक जो माशरे का रवैया है कि चले एक साइबर हरासमेंट और बुलिंग तो हो गई, लेकिन अब जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो कैसे सपोर्ट फराहम कर सकें, वो कैसे एतमाद दे सकें कि हम मौजूद हैं। आपको वेरी की पॉइंट, इस पे मैं मजीद डिटेल में आपसे बात करना चाहूंगी, मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। लेकिन वाकई आप ये देखिए कि हम अक्सर कोई भी विक्टिम आके अपनी कोई स्टोरी आपको बताए कि मेरे साथ ये वाकया हुआ है, हम हमेशा कहते हैं जी हमारा एटीट्यूड ये है कि ताली दोनों हाथों से बचती है, तुम्ही ने कुछ किया होगा। ये यहाँ तक बात इस नहज तक पहुंची कैसे, ये एक बहुत ही डेट्रीमेंटल हमारा एक रवैया है। इस पे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। द हॉरर स्टोरीज, यानी ये नहीं है कि कोई बहुत दूर परे अगले मोहल्ले की बात है, ये हमारे दरमियान हो रहा है। हम ब्रेक पे जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि अगर आप बुलिंग का निशाना बन रहे हैं, अक्सर औकात आप किसी से बात नहीं कर पाते। निकत ने भी हमें यही बताया कि कॉन्फिडेंशियल हेल्पलाइन पे पीपल आर अप्रोचिंग हर विद ओनली 2 ऑप्शंस कि या तो मदद करें, इस यलगार को, इस बदतमीजी को, इस अटैक को किसी तरह बंद करें, मेरी सैनिटी को दोबारा मुस्तहकम करें, अदरवाइज आई विल ओनली आई हैव नो ऑप्शन बट टू एंड माई लाइफ। इस नहज तक आप जब लोगों को पहुंचा देते हैं, और इसमें कई स्टेजेस होते हैं। अभी कोमल हमें बता रही थी कि ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के साथ नहीं होता, टैलेंटेड इंडिविजुअल्स के साथ ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे आपने कोई इनिशिएटिव लिया है, प्लेजरिज्म हमारे हमारे माशरे में आम हो गई, किसी और के काम को अपने काम से आप आगे बढ़ाते हैं, या किसी की कामयाबी आपसे देखी नहीं जा रही, तो आप जानबूझकर फेक न्यूज़, उसके बारे में गॉसिप और उसके बारे में गलत रिव्यूज़ फैलाते हैं। और ये बाकायदा एक फॉर्म है साइबर बुलिंग की। You've had a very unfortunate personal experience in that regard, Komal. So basically, no names of course. So one particular person, उन्होंने जाके जो भी उनका पर्पस था, मोटिव था, मुझे नहीं समझ आया। उन्होंने लिखा मेरे बिजनेस के बारे में, मैं I wasn't even dealing with her. एंड उसके बाद उनकी एक साइड ऑफ द स्टोरी उन्होंने जिस ग्रुप पे लिखा, उन्होंने 3-4 ग्रुप्स पे लिखा फेसबुक प्लेटफॉर्म्स पे, एंड मैं उन 2-3 ग्रुप्स पे बैन थी क्योंकि जो एडमिन की दोस्त थी वो यू नो हाउ इट हैपेंस, एंड किसी ने दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी सुनने की तौफीक नहीं की।
उन्होंने आके, आई हैड 2 दर्जन औरतें मेरे बिजनेस पेज पे आके 1 स्टार, मेरी रेटिंग 5 से इट फेल डाउन अंटिल मुझे जाके मतलब मैंने रिव्यू बंद किया, मैं एंजाइटी हुई, मैं लिटरली सिद्रा दिन होते हैं कि मैं सिसक के रोती हूँ, क्योंकि इतने क्रूअल हो जाते हैं कि मेरे दिल गेट टू माई पेरेंट्स, मेरे तरबियत, मेरी पर्सनल डिटेल्स पे अटैक किया जाता है, वही जो हम कहते हैं कि ज़ातियात पे उतर आते हैं। आप मुझे जानते नहीं हैं एंड आप मेरे बारे में यू हैव सो मच टू से अबाउट मी, क्योंकि एक इंसान ने कुछ बोल दिया एंड बिकॉज मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, मैं आगे से कुछ बोलूँगी तो मुझे बोला जाएगा कि तुमने क्यों बोला, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। अगर मैं किसी को मुझे तो समझ नहीं आता, अब हम ऑनलाइन जाते हैं, कई दफ़ा रेकमेंडेड रेस्टोरेंट रेकमेंड कर दें, स्टाइलिस्ट रेकमेंड कर दें, डॉक्टर रेकमेंड कर दें, लेकिन अगर आप उसके नीचे जो एक स्ट्रिंग आता है आप देखें तो मुझे लगता है कुछ अच्छा है ही नहीं। 2 तारीफ करेंगे तो 5 बुराई करेंगे, समझ ही नहीं आ रहा कि हु इज़ गुड एंड हु इज़, वेयर इज दिस नेगेटिविटी स्प्यूइंग फ्रॉम। यानी इनके केस में वन कैन ऑल्सो से कि सम ऑफ हर क्लोजेस्ट friends were also involved in the attack। तारा ये कैसे होता है? यानी खैर जूलियस सीजर के ज़माने से हो रहा है यूट्यूब ब्रूटस, लेकिन क्यों होता है? कंपैरेटिवली अब ज़्यादा हो रहा है। हाँ। उसका एक रीज़न तो ये है कि अब बड़ा आसान हो गया है फीलिंग्स को वैलिडेट करना, वो आप नेगेटिवली भी करें पॉजिटिवली करें, वो बहुत आसान है, 1-2 क्लिक की बात है। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स जो है और ये जो एक दूसरे से कंपेरिजन वाली है, जेलसी का जो फैक्टर है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा है, स्पेशली यंग जनरेशन के अंदर। अब के जो बच्चे हैं इनकी अगर हम बात करें तो इनके अंदर जेलसी और कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, एंड द टू ऑन अ वेरी नेगेटिव साइड। हमारी टाइम की अगर बात करते हैं उससे पहले बात करते हैं, इट वाज अ वेरी हेल्दी कंपटीशन। अच्छा नहीं, अब इस तरह से नहीं है बच्चों की इंडिविजुअल लाइफ छोड़े तायरा, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, यानी अगर इफ यू आर लाइकिंग अ पर्सन, अब पहले आता था, पहले ज़माने में रिश्ता आता था, लोग मोहल्ला, खानदान, माँ बाप कैसे हैं, अब कहते हैं भाई जरा पहले फेसबुक पे खोलो, पता तो करो कि किस से दोस्ती है। फेसबुक के ऊपर आप एक टाइम से चेंज हो रहे हैं ना, तो आपकी वो जजमेंट बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है भी नहीं, बट स्टिल हम फेसबुक ही चेक करके। मिसाल के तौर पे आपके फेसबुक पे अगर 1500 दोस्त हैं, उसमें से आप 20 से भी नहीं मिलते, लेकिन दोस्त है, कनेक्टेड हैं, अगले ने आपका इंप्रेशन, अच्छा उसका लाइफस्टाइल ऐसा है, वो तो बड़ा पार्टी में जाता है, या वो बड़े पैसे वाले लोग हैं, या फलाने लोग बड़े करप्ट हैं, आपने उन एक शख्स के बारे में भी वही राय बना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है जिसमें वो कहते हैं कि जितना आप अगर अपने ऊपर भी कुछ करके उसको देखें, मॉनिटर करके, तो आपको अंदाजा होता है कि जितने ज़्यादा आप डिप्रेस होते हैं, आप अपसेट होते हैं, आपका सोशल मीडिया का यूजेज बढ़ जाता है। जब आप अपनी जिंदगी में मसरूफ होते हैं और खुश होते हैं, आपका सोशल मीडिया का यूजेज कम हो जाता है। ये एक बड़ी निगत आपके पास आना चाहते हैं। ये फिर एक तरह से साइड लाइन वहीं पे जा रही है बात के, हम अक्सर विक्टिम को मजीद विक्टिमाइज करते हैं। हम कहते हैं कि भाई तुम उदास थे तो तुम्हें दुनिया को बताने की क्या जरूरत थी। अक्सर पब्लिक फिगर्स के बारे में देखा गया है, हॉलीवुड के स्टार्स को आप देख लीजिए, उनका ब्रेकअप होता है, दे टेक ऑन टू द सोशल मीडिया, या तो वो अनाउंसमेंट करते हैं या फिर वजह बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्यों उनकी बात नहीं चल सकी। ये सारे वो रवैये हैं जो हम खुद एक तरह से वी आर फीडिंग एंड वी आर आस्किंग फॉर अब्यूज टू हैपन। कैसे अपने आप को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम? अब देखिए, ये अब क्योंकि जितना डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया है या आ रहा है, ये आगे बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा, ये मज़ीद हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बनेगा। तो हम लोगों को एज अ सोसाइटी कलेक्टिवली अपना रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है कि एक तो ये कि अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या मतलब किस तरह इस्तेमाल करें, उसका एक बैलेंस मॉडरेट इस्तेमाल, बजाय ये कि आप स्क्रीन, वालिदैन को नहीं पता बच्चे उनका कितना स्क्रीन टाइम है। आप टेबल पे खाना खा रहे हैं, तमाम लोग मोबाइल फोन्स पे लगे हुए, एक दूसरे से बात नहीं करते। ये जो एथिक्स हैं, ये जो जिसको हम अब डिजिटल एथिक्स कहेंगे, ये मेरा ख्याल में अब अपने बच्चों के साथ, फैमिली में, स्कूल्स में, ये इस पे अब डिस्कशन होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। रवैये जो हैं उनको तब्दील करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को। एक और चीज़ ये कि सिद्रा बहुत अब इतनी हम लोगों ने ट्रेनिंग्स, अवेयरनेस रेजिंग सेशंस कराए हैं लोगों के साथ, और एक बात जो मुझे अब बहुत ज़्यादा महसूस होती है वो ये कि डिजिटल वर्ल्ड में जितना हम लोग जा रहे हैं उतना ज़्यादा हमें अपने बच्चों के साथ काम करना पड़ेगा, उनके साथ उनकी एम्पैथी के लिए, कंपैशन के लिए
चाहिए, रहम दिली, आप कैसे दूसरों के साथ इज्जत एहतराम के साथ बात कर सकते हैं। आपकी जो ऑनलाइन वर्ल्ड है वह आपकी ऑफलाइन वर्ल्ड की अक्कासी करती है। ये बहुत जरूरी है। हम अगर मैं यहाँ पे निगत हवाला दूं, निगत यहाँ पे अगर मैं हवाला दूं, जैसे हम सब ने हैरी पॉटर अगर पढ़ी हुई है तो उसके अंदर जैसे कहते हैं ना कि वोल्डेमॉर्ट जिंदा रहने के लिए उसने अपनी जिंदगी, अपने दिल के, अपनी सोल के कई टुकड़े कर दिए। और अगर इंसान ने अपने आप को जिंदा रखना है, आगे बढ़ना है, तो आपकी सोल, आपका पर्पस, आपकी जो रूह है वो बड़ी मस्बत होनी चाहिए, उसमें पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। हम भी तो यही कर रहे हैं। हमारा जो एक दूसरे से रवैया है, हम अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन वर्जन हमारा इतना भयानक क्यों है, जिसके अंदर हमारी सारी अगलीनेस निकल के आती है। जैसे यहाँ पे भी बात हो रही थी कि अगर बच्चे के अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई अग्रेशन है, कंपैरिजन है कि जी मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरे पास फलाना मोबाइल नहीं है, तो वो दूसरे को सिर्फ इस नज़र से नहीं देख रहा कि वो ऑनलाइन अपने दोस्तों की एक्टिविटी देख रहा है, वो बाकायदा इस नज़र से देख रहा है कि उसके अंदर ये जो एक तरह से गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, ये मज़ीद बढ़ रही है। तो आपका मशवरा क्या होगा उन पेरेंट्स के लिए जो टीनेजर्स के साथ हैं, उन्होंने गैजेट्स दिए हैं, बच्चे बड़ी खुशी खुशी इंस्टा पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, माँ बाप समझ रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर रहा है बेटा, दुनिया से कनेक्टेड है, कैसे मॉनिटर करें बच्चों को? देखिए, एक तो ये कि जब बच्चे टीन एज में दाखिल नहीं होते, माइनर हैं, तो पेरेंटल कंट्रोल बहुत लाजमी है। माँ बाप पहले तो जब गैजेट्स उनके पास हैं या बच्चों को एक्सेस देते हैं इन मोबाइल फ़ोन्स का या इंटरनेट का, तो पेरेंटल कंट्रोल जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद जब वो माइनर एज से टीन एज में चले जाते हैं तो उसमें भी उनको एक बैलेंस रवैया माँ बाप को रखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से देखें कि बच्चों की क्या एक्टिविटीज़ हैं, किसी गलत चीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं। ऑल्सो जो बहुत सी ऐसी चीज़ें ऑनलाइन पाकिस्तानी यूज़र्स ख़ास तौर पे कर जाते हैं जो उन्हें नहीं पता कि वो एक साइबर क्राइम है। अब हमारा कानून जो है वो बहुत सी चीज़ों को जो हम ऑनलाइन कहते हैं अनकॉन्शियसली वो एक क्राइम हम कमिट कर रहे होते हैं, जिसमें बुलिंग भी है, हेट स्पीच भी है। तो अपने आप को भी आगाह रखें, टीचर्स के साथ बात करें और बच्चों के साथ मुसलसल बात करते रहें। मैं आपको इसमें अपना एग्जांपल दूंगी निगत के, जब मैं इवन इन स्कूल डेज व्हेन आई यूज्ड टू बी अ डिबेटर, हमारी आप एक देखें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का महवर हमारा दीन होता है, तो हम अक्सर एग्जांपल्स दीन से, कुरानिक टीचिंग से, अहादीस से देते हैं। एंड आई वाज बीइंग ट्रेन के जब मैं इंटरनेशनली पब्लिक स्पीकिंग में जाऊँ तो ये जो सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं ये रेलेवेंस रखते हैं लोकल इन्वायरमेंट में हमारे। हम जब बाहर जाते हैं तो हम इस तरह बात करते हैं, इस तरह अपने आप को कंडक्ट करते हैं, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स या दलाइल पेश करते हैं जो दूसरा भी उसको समझ सके। आई थिंक सोशल मीडिया पे भी हमें यही बात जहन में रखनी होगी कि कई दफ़ा हम इस हद तक गुजर जाते हैं, अपने पोजीशंस में इतने इंट्रेंच्ड होते हैं कि आप दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी, मैं नबाशा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी, क्या कहना चाहेंगी? जी मैम, मुझे आपसे यही पूछना था कि मेरी जो सारी फ्रेंड्स हैं व्हाट्सएप, फेसबुक जी जी, तो वो मुझे भी कहती हैं करने को, लेकिन इन सब चीजों को लेकर मुझे अंदर ना एक डर है, खौफ है कि नुकसान न पहुंचा लीजिए। सही, तो क्या ये मेरा डर है, वहम है, क्या ये समझ नहीं आता। ये बहुत बहुत शुक्रिया ये कॉल करने का। देखो, अभी हम यही बात कर रहे थे, इसका सिर्फ एक बेस लाइन और बहुत जल्दी से अगर मैं ये बात बता सकूं कि आप कभी भी ये अस्यूम मत करें कि आपने कोई बात अगर किसी को लिख कर भेजी है, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, ट्विटर पे हो, फेसबुक का इनबॉक्स हो, वो आपके सिर्फ उसी शख्स के दरमियान बात है। एवरीथिंग हैज़ अ पोटेंशियल टू गो पब्लिक। चाहे आपने कोई भी सेटिंग्स रखी हो, तो आप सिर्फ अपना कोई भी रवैया, अपने आप को कंडक्ट इस तरह कीजिए ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जैसे दिस कैन बी सीन बाय एनीबडी। तो अगर आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो आपको शर्मिंदगी का बायस बन सकती है आपके रिश्तेदारों, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स के सामने, तो उससे इज्तनाब कीजिए। इस पे हम मजीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, और बहुत अच्छी बात मेरे ख्याल में निगत ने की यहाँ पे कि कई दफ़ा हम अपने आप को जैसे कंडक्ट कर रहे होते हैं, सबकॉन्शियसली हमें पता भी नहीं है कि हम क्राइम कमिट कर रहे हैं। एंड वी वर डिस्कसिंग हॉरर स्टोरीज ऑफ क्रीपी पीपल जिन्होंने आपको फ्रीक आउट कर दिया। कभी कभार आप वाकई सोचते हैं कि यार ये हुआ क्या है, समबडी हैज़ सो मच फालतू टाइम कि वो आपकी सारी पोस्ट मॉनिटर कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। और मेरे ख्याल में सोशल मीडिया ने इस तरह के एटीट्यूड्स को इनेबल भी किया है। तारा क्या कहेंगी? एक तो मेरे ख्याल में तजस्सुस
तजस्सुस और ऑब्सेशन पर्सनालिटी का आपका हिस्सा होता है। लेकिन ये जो सारे टूल्स हैं, अब एक खातून घर में बैठी है, वो भी अपने मियाँ का सोशल मीडिया पोर्टल्स मॉनिटर कर रही है कि कौन किसने कितनी लाइक्स की, एक पैटर्न तो नहीं नजर आ रहा, ये खातून हर तस्वीर क्यों लाइक करती है। लाइक वाइज मर्द की तरफ से भी प्रेशर है। बल्कि हम इसके बारे में जोक कर रहे थे अभी ब्रेक पे बैठे हुए कि सबसे पहली लड़की की जैसे ही मंगनी या शादी फिक्स होती है, उसका फेसबुक अकाउंट गायब हो जाता है। फिर वो मिसेस सो एंड सो के साथ अपना सरनेम चेंज करके एक नया अकाउंट बनाती है, फाइल पिक्चर भी चेंज आ जाते हैं, हाथ या पैर आ जाते हैं। और वो लोग जो अनफिल्टर्ड हैं, जो बिल्कुल मेरे ख्याल में मासूम है, आपके नए अवतार को एक्सेप्ट कर सकते हैं, सिर्फ वो फ्रेंड लिस्ट में होते हैं। What is happening? Your take on that? Exactly. इसमें ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये वही लोग होते हैं स्पेसिफिकली जो रियल लाइफ में इतने ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो इनके जितना भी सर्कल होता है, आप कभी गौर करिएगा अपने सर्कल में भी, अगर आप कभी देखेंगी, जो लोग रियल लाइफ में ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं वो सोशल मीडिया पे इतने नहीं होते। जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्सप्रेसिव नज़र आते हैं, चाहे वो उनका हेट्रेड हो चाहे लव हो, दोनों बहुत वार्मली एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वो रियल लाइफ में इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, उनके अंदर इतने गट्स नहीं होते कि वो बात भी कर सके। लेकिन फेसबुक पे भरे पड़े होंगे कि वो हजारों लड़कियां जिनको वो जानते भी नहीं होंगे, उनको भी कहेंगे यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी प्रिटी। मुझे बताएं कि आप अगर लोगों का फेसबुक फीड जो वो अपडेट्स करते हैं उसमें उनका साइको एनालिसिस कर सकती हैं? यानी अगर कुछ लोग हैं बहुत एक्सप्रेसिव हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत दीनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, लेकिन उनके इनबॉक्स की कहानी बहुत मुख्तलिफ है। यानी उसमें वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, फलाने को कह रहे हैं यू आर टू ब्यूटीफुल, या किसी लड़की को ये कह रहे हैं कि आपने पर्दा नहीं किया, आप पर्दा करके और भी प्यारी लगेंगी, फौजदार बन जाते हैं, आप बहुत खूबसूरत लगेंगी, पर्दा करें, आपकी शक्ल ये वो सब बोलेंगे और फिर कहेंगे शादी करने। नहीं, आप बहुत अच्छी हैं, काश आप हिजाब भी करती होती। आपको क्या है मतलब वो करें या ना करें? मैंने जब हिजाब करना शुरू किया तो मुझे इनबॉक्स आते थे कि आप राह रास्ते पे आ गई फाइनली, सो इस तरह पे बोले अल्लाह आपको भी हिदायत। उसमें देखिए बेसिकली हुआ क्या है कि हमारे लिए लोगों को फीडबैक देना बहुत आसान हो गया। मेरे लिए आपके चेहरे पे ये बात करना कि आप पे ये अच्छा नहीं लग रहा, या आप बहुत रूड हैं, या आपके अंदर ये बहुत बुरी बात है, बहुत मुश्किल है। और लेकिन मेरे लिए जाके लिख देना बहुत आसान है क्योंकि मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। थोड़ी सी क्लैरिटी इस बात की जरूर देना चाहूँगी। देखिए जी, हिजाब बेशक मेरे ख्याल में मसनून तरीका है, इसकी कोई इसमें दो राय नहीं हो सकती, हमारे दीन में भी है, अल्लाह ताला सबको हिदायत और तौफीक अता करे। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे जो हम पॉइंट उजागर कर रहे हैं वो मुनाफिकत की बात कर रहे हैं कि आप एक तरफ तो दीन की बात करते हैं, दूसरों पे तनबीह करते हैं, उनको ये कहते हैं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, आपका रवैया एक तो सबसे पहले तल्ख बहुत है, और दूसरी तरफ ये कि आपकी इनबॉक्स में आप कई चीज़ें बहुत फॉरवर्ड कर रहे हैं जो कि आपके इस दीनी अवतार के साथ बिल्कुल जा नहीं रही है, यानी समझ नहीं आ रहा कि आप किधर हैं। हिसाब से भी इंसानियत सबसे पहले आती है। इंसानियत तो अगर आप किसी को इस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं नेगेटिवली और वो उसकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसकी सोशल स्टैंडिंग को वो हर्ट कर रहा है, तो आप तो इंसानियत के दायरे से निकल जाते हैं। दीन तो बहुत बात की बात। बिल्कुल। सो जो हम बात करें तो उसमें बड़ा आसान कर दिया कोई भी फीडबैक देना और उसके कॉन्सिक्वेंसेस से बच जाना। जैसे निगत ने कहा कि हमारे यहाँ लोगों को राइट्स नहीं पता, मुझे पता नहीं है कि अगर मुझे कोई हरेस कर रहा है सोशल मीडिया पे भी तो मेरा ये राइट है या मैं उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकती हूँ। अब जब लोगों को पता नहीं है, लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस फेस ही नहीं करने पड़ते, के भी नहीं लेते हो एक्शन, बिकॉज आपको पता है कि आपने लिया तो और कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, आपकी वो कैपेसिटी नहीं रहती है। और दूसरा ये है कि हमारे पास जो मेंटल इश्यूज के साथ या साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ लोग आते हैं, वो मोस्टली जैसे निगत ने कहा कि खवातीन फिर भी रिपोर्ट कर देती हैं, मर्द हज़ात रिपोर्ट नहीं करते। अच्छा, मर्दों को हरासमेंट ज्यादा होती है। आई फील द ऑपोजिट, आई फील कम होती है। अब मैं एक एग्जांपल दूंगी, अगर दो आदमी सिगरेट पी रहे होंगे तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर दो औरत की तस्वीर नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने ये पर्सनली फेस किया था। अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन शहरोज सब्जवारी, अपनी बीवी के साथ तस्वीरें उसने पोस्ट की, द काइंड ऑफ नेगेटिविटी ही गॉट, एंड ही वाज द फर्स्ट वन टू से कि शुक्र है जी अब इंस्टा ने ये फीचर बनाया है कि आपको कमेंट्स की जरूरत नहीं, एंड ही वुड टर्न ऑफ द कमेंट्स। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप ये बोला था ना, ज्यादा फेस करनी पड़ती है। नहीं, शहरोज को ये बोला था तुम उसके हस्बैंड हो, तुम उसको अलाउ कैसे कर रहे हो? तो शर्म आनी चाहिए। मतलब इट वाज नॉट ओनली शहरोज, इट वाज आल्सो सायरा। तो आई फील के मेंटालिटी नहीं, लेकिन अगर पर्सनल तनकीद की बात की जाए, आप बड़ा कॉमन है जी, ओ ये अपने आप को हीरो समझ रहा है, ये बड़ा मैला है, ये जी फॉर एग्जांपल शाहरुख खान को कॉपी कर, ये सब कुछ भी तो हम करते हैं। हमारी सोसाइटी में आप मर्दों को 1-to-1 नेगेटिव फीडबैक बहुत ज्यादा नहीं दे सकते, आपको डर लगता है, ठीक है, लेकिन औरत
औरत को आप दे सकते हैं। सही। तो औरत का यहाँ पे थोड़ा सा पहले ही वो उस कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, बिकॉज वक्त हमारे पास कम रह गया। बिल्कुल आप सही बात करें। निगत, आपसे भी फाइनल कमेंट्स लेना चाहूंगी इस पे, बल्कि थोड़ी सी वजाहत भी कर दीजिएगा। आम तासुर ये है कि सिर्फ खवातीन के साथ साइबर बुलिंग होती है, क्या मर्द हजरात को भी टारगेट किया जाता है? सिद्रा, हमारी जो साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन है उस पर अभी हमने 2 साल की रिपोर्ट अपनी शाया की है, और ये जो डेटा है वो ये जाहिर करता है कि 60% जो है वो ख़वातीन कॉलर्स थी और 40% जो थे वो मर्द हजरात थे जिन्होंने हमें कॉल की। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि वो सारे 40% जो मर्द थे वो उनके साथ हरासमेंट हुई है तो उन्होंने कॉल किए। इसमें बहुत से वो मर्द हजरात भी थे जिन्होंने अपनी सिस्टर के बिहाफ पे, अपनी कोलीग के बिहाफ पे, फ्रेंड, बीवी, मदर, उनके बिहाफ पे कॉल किया और कहा है कि उनको सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि उनके साथ साइबर हरासमेंट या ब्लैकमेलिंग हो रही है। बिल्कुल क्विकली मुझे ये बताइएगा निगत, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम में इसका टाइम नहीं मिला। मीम्स जो लोग बना देते हैं जो कि काफी तकलीफदेह भी होती हैं, कि वो भी उसमें आता है, यानी कैन यू टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट इट? बिल्कुल जी, बिल्कुल। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में अगर कोई मीम बनाता है तो उसकी भी सजा है। एक सिद्रा छोटी सी बात करती जाऊंगी कि हम जो साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन है ये टोल फ्री है, इसका नंबर है 0800-39393 और ये 7 डेज अ वीक काम करती है, सुबह 9 से 5। तो प्लीज कॉल करें अगर आपके साथ किसी किस्म की हरासमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नंबर हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी डालेंगे। निगर, डॉक्टर ताहिरा, कोमल, इट वाज अ रेस अगेंस्ट टाइम। आज आपकी बहुत सारी कॉल्स भी आ रही थी जो मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं ले सकी। इस सब्जेक्ट को दोबारा भी उठाएंगे। आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है मजीद आगे ही का, लेकिन आज के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।